को हमें सबसे पहले रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी पढ़नी है। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी सबसे पहले हम इलिप्स की पढ़ेंगे, ठीक है। इलिप्स की थोड़ा प्रूफ करना आसान है, पैराबोला में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। उसकी आसान उसकी भी है, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम टेकिंग है। पहले इलिप्स की देख लेते हैं, ठीक है। देखो इलिप्स इसकी प्रॉपर्टी है क्या। अगर हमने इलिप्स ले लिया अपना एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, स्टैंडर्ड इलिप्स। तो प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि अगर हमने एक लाइट सोर्स, ठीक है, वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स पे रखा, ठीक है, तो यहां से एक रे इंसिडेंट हुई जो इलिप्स की सरफेस पे रिफ्लेक्ट हुई, इलिप्स की सरफेस से, ठीक है। और जो ये रिफ्लेक्टेड रे है वो कहां से पास होगी, फ्रॉम द अदर फोकस। दिस इज रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स। ओके, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमने एक लाइट सोर्स रखा, यहाँ से एक इंसिडेंट रे है, यहाँ से निकली रे हमारी इलिप्स की सरफेस से वो रिफ्लेक्ट होगी, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहाँ से पास होगी, फ्रॉम द अदर फोकस, ठीक है, फ्रॉम द अदर फोकाई, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम यहाँ पे रखोगे तो यहाँ से अगर रे इंसिडेंट हो रही है फिर से वो इलिप्स की सरफेस पे हिट करेगी, ठीक है, और वो कहाँ से पास होगी, दूसरे फोकस से। ये है हमारी इलिप्स की रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, ठीक है। इस पर मैम एक बार फिर से बता दो। देखो मैं क्या बता रही थी, शिवांशु आ रही है। यस मैम। ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ तो क्या थी हमारी प्रॉपर्टी कि अगर हमने एक लाइट सोर्स रखा वन ऑफ द फोकाई पे, ठीक है, तुम किसी भी फोकस पे रख सकते हो, अगर वहां पे लाइट सोर्स रखा वहां से रे एमिट होगी, वो रे अगर इलिप्स की सरफेस पे टकराएगी, वहां से रिफ्लेक्ट होगी, और जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कहाँ से पास होगी, फ्रॉम द अदर फोकाई, ठीक है। दैट यस। इज रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स। अगर तुमने यहाँ पे रखा तो फिर वो फिर से सेम चीज होगी, वो इलिप्स की सरफेस से टकराएगी, रिफ्लेक्ट होगी, और कहाँ से पास होगी, फ्रॉम द नेक्स्ट जो द अदर वन, द अदर फोकाई, ठीक है। अब हमें इसे प्रूव करना है। अब सबसे पहले तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि ये छोटी सी चीजें जो 9th-10th में पढ़ते थे, कि अगर ये एक सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पर हमारी इंसिडेंट रे ऐसे हिट हुई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर वो इस तरीके से चली गई, ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो अब ये हम कैसे प्रूव करते थे कि ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो क्या होना चाहिए, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए, यस। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये सेम होता है फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो इसी चीज को यूज करके हम यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे, ठीक है। कि कैसे कह सकते हैं हम कि अगर एक फोकस पे रखा हुआ सोर्स लाइट एमिट कर रहा है और वो इलिप्स की सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर दूसरे फोकस से जा रही है, कैसे कह सकते हैं ये चीज, ठीक है। तो हम इसी चीज को यूज करेंगे। अब समझते हैं कैसे। एक दूसरा फिगर बना लेती हूँ मैं। देखो ये से हमारा पहला फोकस, ये AE, 0, यहाँ से हमने इंसिडेंट रे निकाली जो इलिप्स की सरफेस पे हिट हो रही है इस पॉइंट पर, से दिस पॉइंट इज P। और मैंने क्या किया, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, क्योंकि तुम्हें एक ऐसी जहाँ पे तुम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो तो वहां पे तुम्हें टेंजेंट तो पता होना चाहिए ना, तभी तो उस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ओके। और इस पॉइंट को, क्योंकि दिस इज एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स, तो हमें पता है कि इलिप्स पर एनी पॉइंट कैसे लेना होता है, A cos थीटा B sin थीटा हमने ले लिया, ओके। अब हमारी प्रॉपर्टी तो ये कहती है कि यहाँ से जो रे आ रही है वो दूसरे इलिप्स दूसरे फोकस से पास हो रही है, मतलब AE, -AE, 0 से पास होगी, ठीक है। तो इसको S डैश लिख देते हैं, ओके। अच्छा अब कुछ ऐसा सोचो कि हम अगर इस पॉइंट P पर नॉर्मल ड्रॉ करें,
ठीक है, से ये नॉर्मल है। अब ये नॉर्मल लग नहीं रहा, लेकिन इसको मान लो कि ये नॉर्मल है। इसको थोड़ा सा 3D इफेक्ट हम दे सकते हैं, इस एंगल को 90 बोल दो। ठीक है, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर इज नॉर्मल। ओके, तो अब अगर ये नॉर्मल पॉइंट डी पर मीट कर रहा है ऑन मेजर एक्सिस, ठीक है, तो अब इस अगर जो मैंने कंस्ट्रक्शन अभी अभी करी है, कोई मेरे को बताएगा कि हम यहाँ पर क्या यूज करें सो दैट हम इस एंगल और इस एंगल को इक्वल प्रूव कर दें। देखो, अगर तुमने ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव कर दिया तो तुम्हारा काम हो गया। क्यों? क्योंकि अगर ये नॉर्मल है एट द सरफेस, अगर ये नॉर्मल है और टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन अगर ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब नॉर्मल जो है वो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे से इक्वल एंगल बना रहा है, तो हमारा काम हो गया। यही प्रूव करना है बस कि ये एंगल सेम होने चाहिए। क्यों भाई अक्षत बताओ? यस मैम। ठीक है, तो हमारा बस एम क्या है, ये जो क्रॉस बना हुआ है ये दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करना। ठीक है, अब कैसे प्रूव करें एंगल इक्वल? अब याद करो, हमने स्ट्रेट लाइन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का। क्या बताया था मैंने? अगर कोई एंगल बाइसेक्ट हो रहा है और अगर कोई लाइन उसको बाइसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल तब होगा जब हम ये प्रूव कर दे कि बी डी बाय डी सी इज सेम एज ए बी बाय ए सी। ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है हमारी। याद है या नहीं याद है? किसी एंगल ट्रायंगल का कोई एंगल अगर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, तो वो एंगल बाइसेक्टर ऑपोजिट साइड को साइड्स कंटेनिंग द एंगल के रेशियो में डिवाइड करता है। ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर ऑपोजिट साइड, एंगल ए के ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी? बीसी साइड। ठीक है, और अगर ये पॉइंट डी है, तो मैंने क्या बोला, एंगल बाइसेक्टर जो है वो ऑपोजिट साइड विच इज बीसी को किस रेशियो में डिवाइड करता है? साइड्स कंटेनिंग द एंगल। एंगल कौन कौन सी साइड कंटेन कर रहे हैं? ए बी साइड एंड ए सी साइड। तो बी डी इज टू डी सी का जो रेशियो है वो ए बी इज टू ए सी का अगर रेशियो के बराबर हो गया तो हमारा काम हो गया। ठीक है, तो यहां पे अगर हम ये प्रूव कर दें एस डैश डी अपॉन एस डी इज सेम एज पी एस डैश अपॉन पी एस, तो हमारा काम हो जाएगा। ये एंगल, इसका मतलब है इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन में जैसा डेटा होगा हम उसके अकॉर्डिंग ही तो चलेंगे। भाई हमें सारे कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो हम ये सारी डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं, एस डैश डी, एस डी, पी एस डैश एंड पी एस। ठीक है, तो हम यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करेंगे और ये चीज प्रूव करेंगे, मतलब ये प्रूव करेंगे कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, और जैसे ये एंगल इक्वल हो गए, हमारी रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? प्रूव हो जाएगी कि हाँ, हम यहाँ पे लाइट सोर्स रखेंगे, यहाँ से लाइट बीम निकलेगी, सरफेस पे रिफ्लेक्ट, सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी, और वो कहाँ से पास होगी? फ्रॉम द अदर फोकाई। ओके प्रभाकर, क्लास में हो? यस मैम। ठीक है, तबीयत कैसी है? हम ठीक है। ठीक है, ओके, तो शुरू करें इसको प्रूव करना। ये सारी वैल्यूज निकालते हैं और फिर चेक करते हैं क्या ये रेशियो सेम है या नहीं। ठीक है, ओके, तो क्या किया जाए? देखो, सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, ये पॉइंट डी और लिख देते हैं। तो हमें पी एस एंड एस डैश तीनों के कोऑर्डिनेट्स पता है एक्सेप्ट पॉइंट डी। और पॉइंट डी है क्या? कहाँ से मिलेगा पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स? अगर हम पॉइंट पी पर जो नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, वो नॉर्मल अगर हम लिखें और उसको मेजर एक्सेस के साथ सॉल्व करें विच इज एक्स एक्सिस, तो हमें पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। यस, ठीक है, तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी विच इज ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। क्या होती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? क्या होती है बताओ, कोई बताएगा? किसी को याद है? एक्स कॉस थीटा ओए, एक्स बाय कॉस थीटा ए मत बोल दो। a by cos theta minus yb by sin theta is हाँ, equal to इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। minus b square. हाँ, ठीक है, तो देखो ये लास्ट क्लास में गड़बड़ हुई थी, इसको याद रखो। जिससे उसमें जो कॉस कॉस थीटा ऊपर आता है वो टेंजेंट होता है, ठीक है, जब नीचे आएगा तो वो नॉर्मल में होगा। ठीक है, तो हमने ये नॉर्मल की इक्वेशन लिख दी एट पॉइंट पी।
अब अगर हमें ये पता करना है कि इस पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं या फिर ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, तो हम क्या कर देंगे, y को 0 कर दें। ठीक है, पुट y कोऑर्डिनेट 0। देखो व्हाट विल हैपन, ये वाला पार्ट चला जाएगा, 0 डालोगे और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी किसके बराबर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा अपॉन ए, होगा ऐसा। ठीक है, इन दोनों से मैंने x कोऑर्डिनेट लिख दिया और जो x कोऑर्डिनेट है वही x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर 0 ही है, तो हमें पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अच्छा, अब एक काम और कर लेते हैं, क्योंकि देखो हर जगह AE और माइनस AE S और S डैश में हमें दिखाई पड़ रहा है, हम यहाँ पर भी तो चेंज कर सकते हैं। वी हैव दिस रिलेशन B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर E स्क्वायर, है ना भाई, उसी को तो लिखा है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ब्रैकेट ओपन करके। ठीक है, देखो इस फॉर्म में मैंने इसलिए लिखा है सो दैट वी कैन रिप्लेस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट दैट बिकम्स, यहाँ पे ए स्क्वायर ई स्क्वायर डालोगे, देखो एक ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ए के कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा ए ई स्क्वायर कॉस थीटा। थोड़ा सा अच्छा दिखाई पड़ रहा है अभी एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, तो ये हो जाएगा ए ई स्क्वायर कॉस थीटा कॉमा 0। तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट सब हमारे पास है। अब हम आराम से क्या लिख सकते हैं, एस डैश डी एंड एस डी की वैल्यू। अब जरा ध्यान से देखो, क्योंकि पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर ही हैं, तो इसलिए इनका जो डिस्टेंस है वो तुम ओरिजिन के हिसाब से मेजर कर सकते हो, है ना। अगर हमें एस डैश डी लिखना है, ठीक है, थोड़ा सा यहीं पे लिख लेते हैं, हाँ, यहाँ पे देखो कलर चेंज कर लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो अभी एस डैश डी अपॉन एस डी हमें लिखना है, जरा ध्यान से देखना बच्चों, एस डैश डी क्या हो जाएगा, ये इन दोनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड में माइनस ए ई है और यहाँ से यहाँ तक ए ई स्क्वायर कॉस थीटा है, ए ई स्क्वायर कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ई स्क्वायर कॉस थीटा प्लस ए ई, हो जाएगा ना। डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस, ठीक है, इधर हम ए ई गए और इधर ए ई स्क्वायर कॉस थीटा फ्रॉम ओरिजिन। रोहन, ये चीज क्लियर है। यस मैम। अपॉन एस डी, अब एस डी कैसे लिखोगे, एस डी कैसे लिखेंगे, यहां से यहां तक जाओ और माइनस यहां से यहां तक जाओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए ई माइनस ए ई स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो रेशियो क्या आ रहा है, पूरे में से ए ई कॉमन लेके काट दो और तुम्हें मिल जाएगा ई कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई कॉस थीटा मिलेगा। ए ई अब मैंने कॉमन लेके काट दिया। ठीक है, ये और भी अच्छा दिखाई पड़ेगा, इसको ऐसे लिख लो, 1 प्लस ई कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस ई कॉस थीटा। ठीक है, तो हमने क्या कैलकुलेट कर दिया, हमने ये वैल्यू कैलकुलेट कर दी। अब हम करेंगे पी एस डैश अपॉन पी एस की वैल्यू। ठीक है, अब याद करो पी एस डैश और पी एस निकालना और भी आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि ये फोकल रेडियाई हैं, फोकल लेंथ्स हैं, इजंट इट। नितिश बताओ। मैम 2a। पी एस डैश एंड पी एस फोकल रेडियाई है या नहीं है। यस मैम। ठीक है, और कैसे लिखते हैं फोकल रेडियाई, प्रभाकर बताओ, प्रभाकर। इलिप्स में हमने पी एस और पी एस डैश निकाला था, याद है। मैम एक बार बता दीजिए। बता दो, ओके। देखो ये होता है, एक होता है ए माइनस ई एक्स और एक होता है ए प्लस ई ए एक्स। प्लस। यस, यस मैम। फोकल रेडियाई। ठीक है, तो देखो पी एस डैश है हमारा ए प्लस ई एक्स, एक्स क्या था वहां पे, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एंड विच इज ए कॉस थीटा। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, पी एस विच इज ए माइनस ई एक्स, ये वाला द सेकेंड वन। ठीक है, ए माइनस ई एक्स, तो एक्स कोऑर्डिनेट इज सेम ए कॉस थीटा। अब जरा ध्यान से देखो, अगर ए कॉमन लेके काट दोगे तो तुम्हें सेम रेशियो मिल रहा है या नहीं, 1 प्लस ई कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस ई कॉस थीटा। देखो यही लेकर आए थे हम लेफ्ट साइड से, तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी प्रूव हो गई या नहीं हो गई। ये दोनों एंगल सेम है, इसका मतलब है कि ये हमारा नॉर्मली है
और अगर रे हम यहाँ से भेजते हैं इलिप्स पे रिफ्लेक्ट होएगी और वापस कहाँ से होएगी, फ्रॉम द अदर फोकाई। कहीं पर भी रख दो तुम, इधर से इधर रखोगे तो वो दूसरे इधर वाले फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है, अगर लाइट सोर्स सेकेंड वाले फोकस पे रखा है तो। फाइन, सबको समझ आ गया? ठीक है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और ये रेशियो ये सब चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। ठीक है, तो पैराबोला पे आ जाएं। मैम 1 मिनट नोट करना है। हाँ कर लो। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। मैम ये दो हाँ, प्रॉपर्टीज के बाद, ये दो प्रॉपर्टीज है ना मैम, तो आपको आज क्लास में करानी है या इसके हाँ अलावा हाँ कुछ नहीं और? यही प्रॉपर्टी है, ये इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, ये थोड़ी सी इसमें थोड़ी ओके मैम। एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, तो दैट विल टेक टाइम। ओके, तो देखो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला क्या होती है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है। एक एक चीज इसमें, एक्चुअली एक चीज नहीं, हमें 2-3 चीजें और भी साथ में समझनी है, ठीक है, उसके बाद हम रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी को स्पेल कर पाएंगे। ओके ठीक है, तो शुरू करते हैं। भाई पैराबोला थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा। सबने टेस्ट दे दिया ना पैराबोला वाला? अभी मैंने शायद मंडे तक ओपन कर रखा है। यस मैम। हाँ तो फिर अगर जिसने नहीं दिया है वो दे देना, ट्यूसडे क्लास में हम डाउट्स डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, और बाकी फिर हाइपरबोला शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो अभी अपने स्टैंडर्ड पैराबोला की रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी देखते हैं। पैराबोला हमारा y² = 4ax, ठीक है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये y² = 4ax पैराबोला हमने ले लिया। अब हमने इस पे क्या करना है, एक पॉइंट P कंसीडर करना है, ठीक है। तो पॉइंट P हमने कंसीडर किया। एनी पॉइंट ऑन दिस पैराबोला हम कैसे कंसीडर करते हैं, at², 280 से, है ना, तो वो ले लिया पॉइंट हमने। अच्छा अब देखो इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है, ये टेंजेंट कैसी दिखाई पड़ेगी, ऐसे जाएगी, ठीक है, और से ये टेंजेंट एट वर्टेक्स को इस पॉइंट पर हिट कर रही है, ठीक है, कट कर रही है, इसको मैंने बोल दिया से पॉइंट R, और एक्सिस ऑफ द पैराबोला को कट कर रही है एट पॉइंट T, ठीक है। हमने क्या किया, एनी पॉइंट ऑन पैराबोला कंसीडर किया, उस पे टेंजेंट ड्रॉ करी, दैट टेंजेंट इज इंटरसेक्टिंग y एक्सिस एट पॉइंट R एंड x एक्सिस एट पॉइंट T। इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी एट पॉइंट P, जो सबको याद होनी चाहिए, इट इज yt = x + at²। याद है अक्षत, याद है? याद नहीं थी, याद रखो भाई, ठीक है। तो अभी अभी पढ़ा है, इसमें तो टाइम भी नहीं हुआ है। एनीवे पैराबोला का टेस्ट दिया तुमने? हाँ तो पढ़ो और दो, ठीक है, रिवाइज करो और दो फटाफट। ओके ओके, हाँ तो देखो मैंने क्या किया, ये पॉइंट P पर टेंजेंट लाइन लिख दी। अब अगर टेंजेंट आ गई तो देखो हम पॉइंट R और T दोनों लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे, पॉइंट R x कोऑर्डिनेट 0 कर दें, x देखो अगर तुम x को 0 करोगे, हाँ 0,80 हो जाएगा ये, और पॉइंट T क्या हो जाएगा, यहाँ पर y को 0 कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी -80², हाँ -80², 0। ओके, तो हमें R और T के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ओके अच्छा देखो अब हमारा सबसे पहला यहाँ पर एक रिजल्ट आता है, दिस इज फोकस ऑफ द पैराबोला, सबको पता है, ठीक है। हम ये कहते हैं कि अगर हमने फोकस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फोकस से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, या ऐसे समझो कि अगर मैंने R से S को ज्वाइन कर दिया, तो जो R पॉइंट होगा दैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट ऑन पैराबोला इज मीटिंग एट टेंजेंट एट वर्टेक्स। पता नहीं क्या बोल दिया, ऐसे ही लग रहा है ना, रुको मैं अब एक बार लिखती हूं तो तुम फिर समझो। मैंने ये कहा फुट ऑफ परपेंडिकुलर
from focus upon any tangent lies on tangent at vertex. अब जरा देखना ध्यान से, P पॉइंट एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला था, मैंने इस पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से पॉइंट P विच इज एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला जिस पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी है, ठीक है। अब अगर S से हमने इस लाइन इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पहले तो ये चेक करो ये परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा। अगर हम SR को ज्वाइन करेंगे तुम चेक कर सकते हो, अगर हमें टेंजेंट का स्लोप पता है, टेंजेंट का स्लोप कितना है 1/t है, y गुणा mx प्लस c से कंपेयर करो, इसे डिवाइड करोगे तो x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है 1/t, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज 1/t, ठीक है। अब स्लोप ऑफ SR जरा चेक करो कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ SR -t। हाँ -t आ रहा है, 80 - 0 अपॉन 0 - a, तो देखो -t आ रहा है, इसका मतलब है दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, ओके। इसका मतलब है जो पॉइंट R है दिस इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें मिल कहाँ रहा है, जरा ध्यान से देखो, अगर इसका वर्टेक्स 0 0 पर है तो टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या हो जाएगा, ये y एक्सिस ही तो होगी, क्यों नीरज, है ना। टेंजेंट यस मैम। वर्टेक्स अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, यही लाइन तो होगी y एक्सिस, ठीक है। और देखो मैंने प्रॉपर्टी क्या लिखी है, मैंने यही तो लिखा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टेंजेंट, ठीक है। ये टेंजेंट लाइन मैंने ड्रॉ करी थी पर्पल कलर से, ठीक है, लाइज ऑन टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो जो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, टेंजेंट ऑफ क्या बोल रही मैं, हाँ, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, ठीक है, हमने ड्रॉ किया। अब अगर मैंने फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो उसका फुट कहां पर आ रहा है, टेंजेंट एट वर्टेक्स पे, ठीक है। देखो इसको अगर हम ऐसे ना बोलें तब भी समझ में आ रहा है कि भैया ये हमने दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट चेक कर लिया तो ये -t आ रहा है, दैट मीन्स इसको ऐसे से जितना याद रखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया था, मैंने कहा इट इज ओके कि यहाँ कोई भी बच्चा देख के बता देगा कि ये पॉइंट परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा, SR परपेंडिकुलर है या नहीं, लेकिन ठीक है, अभी हमें अपनी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी तक पहुंचना है, इसलिए एक एक स्टेप आगे ऐसे ही बढ़ना पड़ेगा, सबसे आसान तरीका इसको प्रूव करने का यही है। तो यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ओके। अच्छा देखो अब हम क्या करने वाले हैं, इस SR को आगे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, और हमने यहाँ पर इसका ड्रॉ कर लिया डायरेक्ट्रिक्स, x इज इक्वल टू -a इज डायरेक्ट्रिक्स फॉर दिस पैराबोला, वो हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, अगर तुम इस SR को आगे एक्सटेंड करोगे, ठीक है, तो हमें एक पॉइंट M मिलेगा which is image of point S on any tangent on parabola. This is our next property. ठीक है, मतलब क्या, अगर मैंने SR को एक्सटेंड कर दिया और एक पॉइंट हमें M मिल रहा है, ठीक है, तो ये जो M पॉइंट होगा वो डायरेक्ट्रिक्स पर होगा, और M पॉइंट है क्या, इमेज ऑफ पॉइंट S इन टेंजेंट लाइन, चेक करके देख सकते हैं। देखो अगर ये इमेज है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, परपेंडिकुलर तो ये हम प्रूव कर ही चुके हैं, यस। तो अगर ये पॉइंट से x, y है तो x, y हम निकाल सकते हैं कैसे, वी हैव मिड पॉइंट फॉर्मूला, हम क्या करेंगे, a प्लस एक्स बाई टू किसके बराबर होना चाहिए, 0 के, तो यहाँ से x की वैल्यू देखो क्या आ रही है, -a आ रही है या नहीं आ रही है, इसका मतलब इमेज कहाँ पर आएगी, डायरेक्ट्रिक्स पे, यस बच्चों, x इज इक्वल टू -a इज डायरेक्ट्रिक्स, x कोऑर्डिनेट -a रहेगा उस लाइन पर एवरीवेयर, ओके। एंड व्हाट अबाउट y कोऑर्डिनेट, वो भी चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0 प्लस y अपॉन 2 इज 80, दैट मीन्स y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 280 के बराबर, इसका मतलब है इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हमें मिल गया,
इसको हटा लेते हैं, ये हो गया -a,280। ओके, और अगर ये y कोऑर्डिनेट 280 है, इसका मतलब है ये लाइन ऐसी होनी चाहिए पैरेलल टू x एक्सिस। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर जो y कोऑर्डिनेट है वो 280 के ही बराबर है। यस बच्चों, यस यस देखो बस कोऑर्डिनेट्स के साथ हम खेल रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है? तो इतना घबराने की या सोचने की जरूरत नहीं है ये सब क्यों हो रहा है और हम क्यों कर रहे हैं और इतना सब कुछ याद कैसे रहेगा, ये सब याद रखने की कुछ जरूरत नहीं है। हम छोटी छोटी चीजें जो हमें पता है बस हम वो यूज कर रहे हैं और आगे आगे रिजल्ट प्रूव करते जा रहे हैं, ठीक है? तो अभी तक हमने क्या देखा कि अगर हमने एस पॉइंट की इमेज देखनी है, तो इमेज अगर हम एनी टेंजेंट ऑन पैराबोला ड्रॉ किया, उस पर अगर हमने इमेज देखी एस की, ठीक है, फोकस की, तो वो हमें कहाँ पे मिल रही है? डायरेक्ट्रिक्स पे मिल रही है। ओके, तो यहां तक पहुंच गए। अच्छा देखो, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? मैंने पीएस को ज्वाइन किया, ठीक है, पीएम ऑलरेडी ज्वाइंड है। पीएम इज अ स्ट्रेट लाइन, ये थोड़ा कर्व मतलब थोड़ा सा स्लांटिंग दिख रही है बट इट इज नॉट स्लांटिंग, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, ठीक है। एमटी को ज्वाइन करो एंड टीएस ऑलरेडी ज्वाइंट है, इसको मार्क कर देते हैं। दिस इज अ रोम्बस, ठीक है। रोम्बस कैसे, एक बार चेक करते हैं। रोम्बस में क्या प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की? एक तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री और दूसरा ऑल साइड्स आर सेम, ठीक है। अब इसका मतलब है कि पीएस की वैल्यू, पीएम की वैल्यू, टीएम की वैल्यू, टीएम 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 की वैल्यू एंड टीएस, ये चारों साइड सेम होनी चाहिए। चेक करके देख लो भाई, पीएस क्या है? ये तो हमारी फोकल लेंथ है और हमें पता है किसके बराबर होती है? ए प्लस ए टी स्क्वायर के बराबर होती है, एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। रिमेंबर एवरीवन, ए प्लस ए टी स्क्वायर, क्या बोलूं, एक्स प्लस ए टी स्क्वायर होती है, एक्स नहीं, ए क्या होती है फोकल लेंथ? ए प्लस एक्स होती है ना। और एक्स क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? ए टी स्क्वायर, तो ए प्लस ए टी स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। तो पीएस क्या है? ए प्लस ए टी स्क्वायर। अब जरा चेक करो व्हाट इज पीएम। पीएम, पीएस और पीएम बराबर होता है। और वैसे भी देख सकते हो अगर कैलकुलेट करोगे कोऑर्डिनेट से, क्योंकि ये ओरिजिन से ही सब कुछ मेजर कर रहे हैं हम, तो ए टी स्क्वायर और इतना कितना है? ए के बराबर, तो ये भी क्या है? ए प्लस ए टी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। व्हाट इज टीएम? टीएम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। टी एंड एम कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल है तो तुम निकाल के देख लो, ये भी क्या आ जाएगा? ए प्लस ए टी स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, ठीक है। और टीएस चेक कर लेते हैं, देखो टीएस भी सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि इतना डिस्टेंस ए है और इतना कितना है? ए टी स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस ले रहे हैं तो माइनस ए टी स्क्वायर पे मत चले जाना कहीं, या तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो अगर दिक्कत होती है तो, ठीक है। तो ये भी क्या आ जाएगा? ए प्लस ए टी स्क्वायर। इसका मतलब है ऑल साइड सेम एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसका मतलब हमें क्या मिल चुका है? रोम्बस, ठीक है। पी एस टी एम इज अ रोम्बस। यहां तक भी समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया ना? ठीक है, कुछ भी नहीं करा है, एक एक स्टेप आगे बढ़ते गए और हमने देख लिया कि ये हमें क्या मिल गया? रोम्बस मिल गया, ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी हम वैसे ही प्रूव करेंगे, ठीक है, कि हमें ये पता है अगर किसी सरफेस पे ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये नॉर्मल के साथ सेम एंगल बनानी चाहिए, हमारा क्राइटेरिया सेम रहेगा। अब जरा ध्यान से सुनना। अब नाउ वी कैन स्पेल आउट आवर रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। मैंने क्या किया, ग्रीन कलर ले लेते हैं। हाँ, एक रे सेंड करी, ठीक है, कहां पे? पैरेलल टू एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू एक्सिस एक रे आई, ओके। पैराबोलिक सरफेस पे वो हिट करी, ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट होगी कहां से? फोकस ऑफ द पैराबोला से, ठीक है। दिस इज रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। if we send a ray parallel to axis of the parabola, it will hit the surface and get reflected from focus, ठीक है। अब ये प्रूफ कैसे होगा? ये तो मैंने बोल तो दिया, लेकिन अब ये प्रूफ कैसे करेंगे? कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो रे आ रही है वो इधर से ही पास होगी रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है। अब हम अपना ये फंडा यूज करेंगे। मैंने क्या किया, पॉइंट P,
पॉइंट पी पे फिर से हमें एक नॉर्मल चाहिए, और नॉर्मल से पहले हमें क्या ड्रॉ करना पड़ता है, टेंजेंट। टेंजेंट मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है पॉइंट पी पर, तो नॉर्मल ड्रॉ करना रह गया, तो नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब तुम्हारा एम क्या रह गया कि क्या ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा या नहीं, ये चेक करना। अगर हम ये कर देंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये इंसिडेंट रे होगी और ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। क्यों अर्नब, ठीक है? यस मैम। ओके अच्छा देखो, उसके लिए अब चेक करते हैं। हमने जो ये रोम्बस प्रूफ किया है ना, बस ये हमारा काम सारा आसान कर देगा। रोम्बस में क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है जो डायगोनल होता है वो इन एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, जो रोम्बस के डायगोनल्स हैं दे बाइसेक्ट द एंगल्स। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स। इसका मतलब है कि अगर ये रोम्बस है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए क्योंकि ये डायगोनल ऑफ द रोम्बस है। यस, मैंने क्या किया, इस साइड को जो एसपी साइड है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो। ठीक है, तो अभी वर्टिकली अपोजिट एंगल से देखो, ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल हो गया। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। यस बच्चों, कुछ यस मैम। दिख रहा है ना? तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ना कि ये वाला एंगल भी इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल तो आपस में 90 डिग्री होते हैं। यस, तो अगर ये थीटा है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। सिमिलरली ये थीटा हो गया। ठीक है, अब तुम लोग खुद ही देखो ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है किसी को। ये थीटा हो जाएगा और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे is making same angle with normal. ठीक है, तो now we can say कि yes, reflection property is true. ओके अब देखो, इसका कन्वर्स भी बिल्कुल वैसे ही ट्रू है जैसे हमारा उसमें था कि अगर एक इलिप्स में क्या हमने पढ़ा था कि अगर एक सरफेस पे सोर्स रखो तो वो दूसरे सरफेस से पास होगी लाइट। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा इसका रिवर्स, कि अगर तुमने वो सोर्स जो है, सोर्स ऑफ लाइट, वो फोकस पे रख दिया। ठीक है, मतलब अब यहां से रेज निकलेंगी, ये रेज जो निकलेंगी वो पैराबोलिक सरफेस पे हिट करेंगी। ठीक है, और रिफ्लेक्ट होके कहां से जाएंगी, पैरेलल टू एक्सिस जाएंगी। ओके, तो बोथ वेज इट इज करेक्ट कि अगर कोई रे ऑफ लाइट आ रही है वो पैराबोलिक सरफेस एक्सिस के पैरेलल हमने एक रे सेंड करी। ठीक है, वो पैराबोलिक सरफेस से रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास करती है, और अगर फोकस से कोई रे भेजोगे तो वो कहां से पास होएगी, वो एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद। ओके बच्चों, तो कोई भी यहां से कोई भी रे ऑफ लाइट निकली तो वो कैसे जाएगी, पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ठीक है, दिस इज रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। ओके, तो ये हमें एंगल इक्वल करने के चक्कर में ये पूरा काम करना पड़ा। ठीक है, एक रोम्बस बनाना पड़ा। ओके, तो एक बार खुद से ये डायग्राम ट्राई करना। ठीक है, और नहीं समझ में आया तो वापस एक बार वीडियो देखना, अपने आप सोचो कि क्यों एंगल ये इक्वल होते जा रहे हैं। ठीक है, तो बस तुम्हें पता होना चाहिए बेसिक्स की, टेंजेंट पर और नॉर्मल परपेंडिकुलर है, और फिर बाकी वर्टिकली अपोजिट एंड रोम्बस की प्रॉपर्टीज। तो ये सारी चीजें तुम्हें बता देंगे कि हाँ, और ये प्रॉपर्टी हो गई हमारी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। ठीक है, अच्छा देखो, अब इसका एक एग्जांपल भी समझते हैं। जैसे तुम लोग ने वो देखा है, जैसे ऑटोमोबाइल्स में हेडलाइट्स होती है ना, वो भी इसी प्रिंसिपल पर काम कर रही होती है। ठीक है, देखो उसमें क्या होता है, जो जो हेडलाइट्स हैं उनका जो सरफेस है वो पैराबोलिक ही होता है। ठीक है, और हम क्या करते हैं उसका, और फोकस पे बल्ब रख देते हैं। ठीक है, जो बल्ब जल रहा होता है वो कहां पर होता है, उसके फोकस पे होता है। वहां से तुमने सोर्स रखा, वहां पे सोर्स रखा, वहां से लाइट निकली, पैराबोलिक सरफेस को हिट करी, और वो हमें एक बीम दे देती है। ठीक है, तो जितने भी ये कार स्कूटर में हेडलाइट्स हैं इसीलिए वो पैराबोलिक शेप में होती है। ठीक है, जो उसका आगे का सरफेस होता है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी हो गई। मैम हेलो। हाँ हाँ, बताओ पीयू। मैम एक बार इसका फिनिशिंग, एक बार लास्ट का स्टेटमेंट बता दो मैम, जो मतलब रिजल्ट दिया। लास्ट का स्टेटमेंट, ठीक है, एक बार लिख लेते हैं इसको फॉर्मली। ठीक है, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एनी रे sent to
सेंट पैरेलल लिख रहे हैं यहाँ पे, सेंट पैरेलल। मैम हाँ बोलो नीरज। 10th में जो पढ़े थे उसी का तो रिजल्ट है ना मैम, ये स्पेरिकल मिरर वाला। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, सही है सही है। हाँ देखो मैं क्या लिख रही थी, हाँ एनी रे सेंट पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन it will pass through the focus of parabola. ठीक है, और यहां पर लिख देती हूँ कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। पीयू अभी ठीक है? यस मैम। ओके आगे बढ़े, आप डाउट्स पे आ जाएं।